हेलो एवरीवन, हमने फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि अब आपको फिजिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बिकॉज आपको फिजिक्स भी थोड़ी सी मे बी ईजी लगने लग गई होगी। और न्यूमेरिकल्स तो हमने इतने सॉल्व कर लिए हैं कि एंड अब मुझे लगता है कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी ना ऐसे ईजी लगने लग गए होंगे ना, कि बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, दैट्स इट। इससे बड़े क्वेश्चन तो हम फिजिक्स में कराते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ईजी हो गए हैं। चलिए, सो आज हमें स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये, बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं न्यूटन की, तो ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें इंटरेस्टिंग तो होने ही वाली है। और इसमें भी वही है, न्यूटन के बारे में ही पढ़ना है। हमने पहले भी क्या पढ़ा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के कुछ लॉज पढ़े थे। वैसे ही अब हमें क्या पढ़ना है, न्यूटन के बारे में एक और चीज पढ़नी है। कैसे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ये चैप्टर। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। देखो, न्यूटन के हमने 3 लॉज ऑफ मोशन 3 लॉज पढ़े हैं, हमने बिल्कुल पढ़े हैं हमने। न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों है? बिकॉज न्यूटन वो पर्सन है जिन्होंने फिजिक्स की पूरी एक डायरेक्शन को चेंज करके बहुत वास्ट बना दिया था इसको। अब हमें एक और चीज के बारे में पढ़ना है जो न्यूटन ने ही दिया है। ठीक है, हम उसको लॉज में नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ, लॉज ऑफ मोशन 3 थे, हम इसको एक और लॉ बोल सकते हैं कि हाँ, यह जो न्यूटन का एक 4th लॉ है जो मोशन से रिलेटेड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। अब मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि जो मोशन होता है, ये एप्पल की बात तो हम बाद में करेंगे, ठीक है, लेकिन जो मोशन होता है वो किस रीजन से होता है? भाई, हमने सबसे पहले चैप्टर क्या पढ़ा, मोशन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज पूछूं कि जो मोशन है वो किसकी वजह से हो रहा है? कोई एक ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, वो आपको मुझे बताना है। फाइन, कौन सा है वो फैक्टर? देखो, अगर सिंगल वर्ड में मुझे मोशन को बोलना होगा तो मैं क्या कहूंगी? फोर्स की वजह से हो रहा है। हाउ कैन यू फॉरगेट? सेकंड चैप्टर हमने अभी पढ़ा है फिजिक्स का कि फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, मोशन होता है। ये तो हम सबको क्लियर है कि मोशन जो होता है फोर्स की वजह से हो रहा है, दैट इज ओके। कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर लग रहा है किसी ना किसी बॉडी पे, इसीलिए वो मूव कर रही है। अगर मेरा पेन ये ऊपर नीचे हवा में झूल रहा है ना, तो ये ऐसे ही नहीं झूल रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। अगर मैं खड़ी हूं तो भी मेरे ऊपर कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रहा होगा, भले हमें वो एक्सपीरियंस हो ना हो। फाइन, किसी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे डिस्प्लेस करना है तो भी क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं अपने फोन को भी उठा के कहीं रखना चाह रही हूँ, मैं उस फोन को चला भी रही हूँ ना, यूज भी कर रही हूँ, तो भी मैं क्या कर रही हूँ, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही हूँ, जिसकी वजह से ही मेरा जो फोन है वो मोशन कर रहा है। कार ड्राइव करते हो आप, अपने बाइक ड्राइव कर रहे हो, बाईसाइकिल चलाते हो, सबके अंदर क्या हो रहा है, कोई ना कोई एक फोर्स जरूर लग रहा है। अगर वो फोर्स नहीं होता तो मोशन नहीं होता। अब अगर सपोज आपकी बुक्स रखी है, कहीं पे सामने बुक्स रखी है, पढ़ने का मूड नहीं है, हमने उसको टच भी नहीं किया, क्या वो अपने आप हवा में उड़ के कहीं चली जाएगी, गुस्सा हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो ओपन भी नहीं होगी, जैसे है वो वैसे ही रहेगी। जब तक किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक क्या होगा, कोई मोशन नहीं होने वाला है। इसका मतलब है जितनी भी चीजें जो मोशन कर रही है, हमेशा उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमने ऑलरेडी बहुत सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। अब हमें पढ़ना है एक और इम्पोर्टेंट फोर्स के बारे में जिसकी वजह से हम खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। कौन सा फोर्स है वो? तो वो अपने चैप्टर के नाम में ही है, वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइन, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कहां से आया है, ये चीजें हमें डिस्कस करनी है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये नहीं हो तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ही कोई फंक्शन है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वही ये फोर्स लगा रहा है, या और भी किसी के अंदर होता है? चलो, तो सबसे पहले हम एक स्टोरी की बात करते हैं। एक स्टोरी जो आपने सबने सुनी है, और सबने सुनी है ना, तो उसके बारे में बहुत कुछ सोचा भी है। क्या थी स्टोरी? कि एक एप्पल था, जो एप्पल ट्री के एप्पल नहीं था, मतलब एक पूरा एप्पल ट्री था। उस एप्पल ट्री के नीचे एक भाई साहब बैठे थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। इनका नाम क्या था? इनका नाम था आइजैक न्यूटन, जो कहाँ बैठे थे, एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे और बुक पढ़ रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते अचानक क्या हुआ, हवा आई। हवा ने क्या किया, एक एप्पल गिरा दिया और वो जाके गिरा उनके सिर पे। अब भले इसके अंदर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें तो पता है ना कि वो जो एप्पल था वो कहाँ गिरा था, वो इनके सिर पे गिरा था। और जैसे ही इनके सिर पे वो एप्पल गिरा, इनके दिमाग की बत्ती जली और इनको लगा कि साला ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, भाई ऊपर क्यों नहीं गया, मेरे ही सिर पे क्यों आके गिरा। और हम लोग इतने स्टूपिड है कि हम ये सोचते रहते हैं कि यार ये एप्पल की जगह अगर ऐसा होता कि कोई वाटरमेलन गिरा होता, कोई बड़ा सा कोई फ्रूट गिरा होता, यही पेड़ ही क्यों नहीं गिर गया इसके ऊपर, ताकि कहानी खत्म हो जाती वहीं पर।
आगे हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता, सिर्फ एक कहानी होती, एक बच्चा था पेड़ के नीचे बैठा था, बुक पढ़ रहा था, पेड़ उसके ऊपर गिरा और वो चला गया, खत्म। इतनी स्टोरी में खत्म हो जाता सब कुछ। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। एप्पल के गिरते ही इनके दिमाग की बत्ती कुछ ज्यादा ही जलने लग गई। जैसे नहीं होता किसी को अगर सुनाई नहीं देता मूवी के अंदर और उसको अगर एक जोर की पड़ती है तो सब सुनाई देने लगे, दूर दूर तक का सुनाई देने लग जाता है। तो वैसे ही इनके ऊपर ये एप्पल गिरा और इनके दिमाग की बत्ती जली और इनको लगा कि ये एप्पल नीचे क्यों आ रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये वहां साइड में क्यों नहीं गिरा, मेरे ही ऊपर क्यों आके गिरा। तो ये सबसे ज्यादा गलत स्टोरी है, बहुत ज्यादा गलत स्टोरी है ये एक्चुअली ये रॉन्ग स्टोरी है। ये रॉन्ग स्टोरी क्यों है? बिकॉज ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी, कुछ और ही थी स्टोरी। तो अगर ये रॉन्ग स्टोरी है तो रियल स्टोरी क्या है? रियल स्टोरी ये है कि ये जो आइजैक न्यूटन थे बहुत महान साइंटिस्ट थे, बहुत महान थे, मतलब हमारे जो साइंस के जो अन्नदाता जिनको हम बोल सकते हैं कि हाँ साइंस को देने वाले, साइंस के भगवान जिनको हम बोल सकते हैं, वो यही है। रॉन्ग स्टोरी क्यों थी? ये कॉलेज टाइम पे जब पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही अपने रूम के जो विंडो है, विंडो पे आके खड़े हो गए। रूम थी, रूम के विंडो पे आके खड़े हो गए, हाथ करके देख रहे थे इधर से उधर कि हाँ कुछ है कुछ तो है, इधर उधर कुछ हो रहा है। पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए होंगे, भाई तुम लोग भी तो घूमते रहते हो, खेलने चले जाते हो। तो वैसे ही ये जो थे ये भी अपने रूम की विंडो पे आके वहां खड़े हो गए और बाहर का नजारा देख रहे थे। अब नजारे में उनको दिखा एक एप्पल ट्री। उस एप्पल ट्री में से क्या हुआ, एक एप्पल गिरा और वो एप्पल एकदम सीधा आके नीचे गिर गया। मतलब ये जो एप्पल था, एप्पल वैसे रेड होता है बट आप इसको एज्यूम कर लेना ये हमारा एक स्पेशल एप्पल है जो गिर के एकदम स्ट्रेट गिरा और वो भी नीचे की तरफ गिरा। तो इनके दिमाग की बत्ती यूं जली कि ये एप्पल ये नीचे बिल्कुल एकदम सीधे सीधे क्यों गिरा, ये एप्पल क्यों नहीं इधर चला गया, उधर चला गया, टेढ़ा हो गया, ऐसे वेवी लाइक में भी तो निकल सकता था, नीचे आ सकता था ना, घूमते घूमते आ जाता, क्या फर्क पड़ता। या ये नीचे ही क्यों गिरा, हवा में क्यों नहीं रह गया, अटक सकता था, वहां भी नहीं अटका। ऊपर क्यों नहीं चला गया, ऊपर की तरफ भी तो जा सकता था, कहीं और चला जाता, टेढ़े गिर जाता, क्या फर्क पड़ जाता। बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, एप्पल जो था वो बिल्कुल सीधा आके गिरा और बिल्कुल नीचे की तरफ आके गिरा। तब इनके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, इधर उधर क्यों नहीं गया। और इसके साथ साथ में और भी क्वेश्चन अराइज हुए। और भी क्वेश्चन कैसे अराइज हुए तो देखो, एक क्वेश्चन तो ये आया, इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट द एप्पल। इनको लगा क्या पता मतलब अर्थ जो है वो उसको अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है कि जब कोई चीज किसी को अट्रैक्ट करती है तो वो उसके पास चला जाता है। वैसे ही इनको लगा कि हो सकता है कि अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। अब एक क्वेश्चन इनके माइंड में और क्या आया, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। क्या ये मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती? पॉसिबल है भाई, मून के पास नहीं है, मून को भी तो अट्रैक्ट कर सकती है। और भी प्लैनेट्स है, उनके लिए भी इनका यही सेम सीन था कि जो सन है सेंटर में, आसपास में इतने सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो क्यों नहीं आके एक एक हर एक प्लैनेट जो है जाके उसके अंदर मिल जाता है। क्यों ये सब अपने एक उस ऑर्बिट के अंदर ही घूम रहे हैं कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं। जब ये एप्पल को अट्रैक्ट कर सकता है, जब ये हमें अट्रैक्ट कर सकता है, सारी चीजें, अगर कोई भी चीज को मैं छोड़ूंगी ना तो वो सीधा मेरे नीचे आके गिरेगी, कहीं ऊपर नहीं जाएगी, कहीं हवा में नहीं अटकेगी। अभी पेन है, ये भी मैंने अभी छोड़ा था तो कहाँ गिरा, नीचे आके गिरा। ठीक है, मेरा हाथ बीच में था वरना ही नीचे जाता। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कैसा भी ऑब्जेक्ट, ज्यादा अगर नहीं समझ आया ना तो एक काम करना, कांच की ग्लास लेना, छोड़ के देख लेना एक बार, वो अपने आप का नीचे फ्लोर पे ही गिरने वाली है। और उसके गिरने के बाद क्या होगा वो तो मैं इमेजिन नहीं कर सकते हम, लेकिन ठीक है वो फ्लोर पे गिरने वाला है। ठीक है, तो ये सारी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, ये नीचे की तरफ क्यों है? हर एक चीज जो है अर्थ से आके चिपकी हुई है, तो अर्थ क्या कर रही है, जितने भी ऑब्जेक्ट है सबको अट्रैक्ट कर रही है, हर एक चीज को। तो ये मून को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेती? भाई हम अगर ट्रक लेके आते हैं तो ट्रक भी अट्रैक्ट हो जाता है, बुलडोजर लेके आ जाओ वो भी अट्रैक्ट हो जाता है, जेसीबीज है वो भी अट्रैक्ट होती है, इतने बड़े बड़े हमारे बिल्डिंग्स है वो भी अर्थ के ऊपर है, वो भी हवा में नहीं है। तो फिर ये मून कैसे हवा में लटक रहा है? जितने भी हमारे प्लैनेट्स है वो सारे कैसे हवा में लटक रहे? तो इन्होंने जो थ्योरीज दी थी वो यूनिवर्सल थ्योरीज थी। इन्होंने सिर्फ हमारे बारे में बात नहीं की थी, इन्होंने यूनिवर्स के बारे में भी बात की थी। तो जो इनको लगा कि भाई मून इसके ऊपर क्यों नहीं आके गिर जाता, क्यों नहीं ऐसा होता कि मून इसके अंदर आके क्रैश हो जाए और धरती खत्म हो जाए, उसके बाद तो हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता। भाई इतना थोड़ी ना पढ़ रहे होते हैं, किताबें थोड़ी ना घोट रहे होते, ना वीडियोस देख रहे होते बैठ के कि अरे क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए, सो
इनका क्वेश्चन ये अराइज था कि भाई अगर अर्थ के ऊपर सारी चीजें अट्रैक्ट हो रही है तो क्यों नहीं मून आ जाता, क्यों नहीं इसके ऊपर सारे प्लैनेट जो है वो आके इसके अंदर क्रैश क्यों नहीं हो जाते, पॉसिबिलिटीज है ना, हो जाना चाहिए था। अब इसके लिए फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, देखो बॉल को ये लेके गोल 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 घूम रहा है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हमने क्या किया, एक थ्रेड लिया, हमने हमारे हाथों में एक थ्रेड लिया, थ्रेड का एक सिरा जो है हमारे हाथ में है, दूसरा जो एंड है उसको हमने एक पत्थर से बांध दिया। एक थ्रेड का ये जो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस पत्थर से इसको बांध दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको गोल 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 घुमाए जा रहे हैं, इसको कंटिन्यूअसली घुमा रहे हैं। मतलब जो थ्रेड है, थ्रेड से हमने क्या किया, पत्थर को बांधा, उसको फिर हम गोल 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 घुमा रहे हैं, बहुत प्रेशर में हम उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये घूम रहा है ऐसे, यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। इसे क्या किया, एक स्ट्रिंग बांधी है, स्ट्रिंग पे एक बॉल है और उस बॉल को ये घुमा रहा है गोल 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 गोल। भले ठीक है खुद घूम रहा है अपनी एक्सिस पे, लेकिन अगर मैं अपने हाथ की बात करूं, मेरा हाथ तो एक जगह पे जॉइंट है, ये घूमेगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लेस पर रह के इसकी तरह अगर ऐसे बॉल को घुमा रही हूं तो क्या होगा, बॉल सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, राउंड राउंड घूम रही है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इस बॉल को मान रही हूँ ये मून है, इस बॉल को मैं मान के चल रही हूँ क्या है, ये मून है। चलो अब इसको कलर चेंज कर दे ताकि आपको विजिबल हो जाए। इस बॉल को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मून, फाइन। और ये जो हैंड है, ये हैंड क्या है, अर्थ है। हैंड ले लो, चाहे इस पर्टिकुलर पूरे पर्सन को ही ले लो, ये क्या है, अर्थ है। अब इस अर्थ के चारों ओर ये क्या कर रहा है, ये मून चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे भी तो यही है ना, इस पर्सन के चारों ओर ये बॉल है तो चक्कर लगा रही है, बिल्कुल सही है, ये बॉल एक चक्कर लगा रही है। वैसे एक मून जो है इस अर्थ के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्यों नहीं ऐसा होता कि ये जो बॉल है ये इस पर्सन के ऊपर आके लग जाए, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मून जो है वो अर्थ के अंदर चली जाए। तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच ही तो रहा है उसको, ये ऐसे तो नहीं उसको धक्का दे रहा है बाहर, नहीं नहीं जाओ 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 जाओ, ऐसे तो नहीं कर रहा वो। तो ये क्या कर रहा है, बॉल को जब आप इसको अगर बांधते हो बॉल के इस बॉल पे कोई स्ट्रिंग बांध देते हो तो हमारे पास क्या होगा, या अगर मैं बोलूँ स्टोन बांध दिया मैंने, उस स्टोन को हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हम अपनी तरफ खींचते हैं उसको। यानी कि एक फोर्स तो लगा रहे हैं ना, बिल्कुल लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं हम, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए था, ये पत्थर या ये जो बॉल है ये हमारे पास आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया कि हमने जब फोर्स लगाया अपनी तरफ तो ये हमारी तरफ आने की बजाय ये तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने लग गई। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि इस बॉल से एक सेंटर की तरफ फोर्स तो लग रहा है, वो तो हमें पता है जो हम लगा रहे हैं एक फोर्स, भाई हम इसको घुमाते घुमाते क्या करते हैं, फोर्स ही तो लगाते हैं जो हम इसके सेंटर की तरफ लगा रहे हैं। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग का मतलब है जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, सेंटर सीकिंग फोर्स है, सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर में जो कोई ऑब्जेक्ट है वो इसकी तरफ लगा रहा है तो वो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है। दैट मीन्स कि सेंटर की तरफ से एक जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से ये जो मून है, ये जो बॉल एक आ जाएगी सेंटर की तरफ जा रही है, इसका मतलब फोर्स कौन सा लगेगा, सेंटर सीकिंग फोर्स लगेगा। और इस सेंटर सीकिंग फोर्स को हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फाइन, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जैसे कि हमने कहा कि अर्थ ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हमने कहा है कि भाई ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, अगर हम इसको छोड़ देते हैं, सपोज ये जो बॉल है हमने क्या किया, इस पत्थर को, ये जो स्टोन है इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा मून है, सेंटर पे क्या है, हमारी अर्थ है। अब अगर हम मान के चलते हैं कि जो स्ट्रिंग थी हमारी, अगर हम इस स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं, अगर हमने स्ट्रिंग को इस पॉइंट पे छोड़ा तो क्या होगा, बॉल इस तरफ चली जाएगी। अगर हमने स्ट्रिंग को इस पॉइंट पे छोड़ा तो बॉल इस तरफ जाएगी। हम स्ट्रिंग को यहां छोड़ के देख लेते हैं, क्या पता यहां से नहीं जाए, लेकिन फिर भी ये तो इस तरफ चली गई। फिर हमने क्या किया, बॉल को यहां छोड़ के देखा कि अब नहीं जाएगी, ये तो फिर भी चली गई। फिर हमने घुमा के देखा, फिर यहां से चेक किया तो भी बॉल चली गई। ये क्या हो गया, सारे ही पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, बॉल जो है बाहर की तरफ मूव कर रही है। जाना कहाँ चाहिए था उसको, अंदर की तरफ। क्यों, भाई जो बॉल है अगर ये पर्सन इसको छोड़ देता है तो इसके मुंह पे आके लगनी चाहिए थी ये बॉल तो, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। भाई जब हम बोल रहे हैं फोर्स कहाँ लग रहा है,
फोर्स जो है वो सेंटर वाला जो पॉइंट है वो लगा रहा है फोर्स इसके ऊपर, सेंटर सीकिंग फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से वो जो बॉल है वो ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आना चाहिए था, जैसे ही मैंने उसको छोड़ा मेरे मुंह पे आ जानी चाहिए थी वो तो, लेकिन वो तो कहाँ चली गई, बाहर चली गई। अब वो बाहर क्यों चली गई? वो इसलिए गई है बिकॉज हमें न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से याद है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एक्शन रिएक्शन लॉ होता है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन लॉ की वजह से क्या होगा? एक्शन रिएक्शन लॉ का मतलब ये होता है कि एक जो एक्शन होगा उसी के इक्वल और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जरूर लगेगा, वो क्या होगा? वो रिएक्शन होगा। वैसे ही जब मैं इस फोर्स की बात कर रही हूँ कि ये सेंटर सीकिंग फोर्स है, सेंट्रीपीटल फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? सेंटर लगा रहा है, यहाँ पर सेंट्रीपीटल फोर्स लगा, अंदर की तरफ लगा, ये सेंटर ने लगाया एक फोर्स जिसकी वजह से हर चीज उसकी तरफ आ रही है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? अपने अपोजिट, उसी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक और फोर्स लगाएंगे जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, देखो दो फोर्स है हमारे पास में, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक है हमारा सेंटर सीकिंग फोर्स जिसको हम कह देते थे क्या? सेंट्रीपीटल फोर्स कह रहे थे। सेंट्री का मतलब होता है सेंटर और पीटल का मतलब होता है सीकिंग। सेंट्रीपीटल का मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स। एक क्या लग रहा है हमारा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इसी फोर्स की वजह से क्या हुआ? जैसे ही आपने बॉल को छोड़ा वैसे ही क्या होगा? हमारा जो फोर्स है ये खत्म होने वाला है। जैसे ही हमने छोड़ा फोर्स कम होने वाला है हमारा, वैसे ही क्या हो जाएगा? ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा हो गया तो बॉल कहाँ चली जाएगी? हमारी उस डायरेक्शन में चली जाएगी। हमारे छोड़ते ही ये जो बॉल है ये जिस डायरेक्शन में हमने छोड़ा है, जहां पे छोड़ा है वहीं चली जाएगी। एंड आई होप कि आपको पता है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है जहां कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज होती है। जैसे ही हम छोड़ेंगे, जहां इसको डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए थी वहां चेंज करने के बजाय जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पे मूव कर जाएगा। इसका मतलब है कि अर्थ ने भी क्या कर रखा है? मून को बांध के रखा है कोई एक पर्टिकुलर फोर्स की वजह से। अर्थ क्या कर रही है? मून की तरफ एक फोर्स लगा रही है, मून को अट्रैक्ट कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सेंटर की तरफ हर चीज को अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ के भी, अर्थ का जो सेंटर होगा वहां पर क्या हो रहा है? हम मून को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ के सेंटर पे मून को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो मून है ये इसकी तरफ आ जाना चाहिए था। दैट मीन्स एक तरह का हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तरह का हमने कहा कि यहाँ पर लग रहा है सेंट्रीपीटल फोर्स लग रहा है। फाइन, तो यहाँ पर लग रहा है सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स। और मून के आउटर साइड में भी कौन सा फोर्स लगेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? इस मून के ऊपर एक जो सेंट्रीपीटल फोर्स लग रहा है इसी के अपोजिट और इसी के इक्वल इन मैग्नीट्यूड में एक फोर्स और लगेगा जिसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम क्या देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि कहाँ लगेगा? आउटर साइड में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही अगर ये मून जो है ये कभी भी अंदर की तरफ नहीं जा पाता। जितना फोर्स अंदर की तरफ है उतना फोर्स बाहर की तरफ है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मेरा जो पेन है, मैंने क्या किया? इस पे यहाँ से फोर्स लगाया, इस पे यहाँ से फोर्स लगाया, मैं इसको इधर खींच रही हूँ, इससे इधर खींच रही हूँ मैं इसको। अब अगर दोनों ही फोर्सेस जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो क्या ये पेन मूव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। द सेम थिंग इज हियर कि जब ये मून है, इस मून पे देखो इस तरफ फोर्स लग रहा है, एक अर्थ की सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है इसके आउटर साइड में, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों ही क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर है एक इधर है, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मोशन नहीं करेगा, वो कभी मूव नहीं करेगा, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये कैसे मूव कर रहे हैं? ये सर्कुलर में जा रहे हैं, लेकिन ये अंदर और बाहर नहीं जा सकते। ना ही ये अर्थ की तरफ आएगा, ना ही ये अर्थ से दूर जाएगा। आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब जो न्यूटन थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो सेंट्रीपीटल फोर्स आप बोल रहे हो ना कि सेंट्रीपीटल फोर्स लग रहा है, अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। उन्होंने कहा कि अर्थ एक फोर्स लगाती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या अर्थ की ग्रेविटी उसको हम कहते हैं। वही आप सेंट्रीपीटल फोर्स भी बोल रहे हो। आप जो बोल रहे हो ना कि सेंट्रीपीटल फोर्स है, सेंट्रीपीटल फोर्स लग रहा है, तो वही फोर्स है। कौन सा है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगाती है? अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट पे लगाती है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अर्थ की ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स।
इट इज अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब हमारे पास दो वर्ड आ गए, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? आई होप कि आपको इतनी चीज तो समझ में आ गई है कि अर्थ के ऊपर हर एक चीज अट्रैक्ट क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अर्थ जो है सारी चीजों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन ये मून और अदर प्लैनेट्स को क्यों नहीं अट्रैक्ट करती है? बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी वजह से ये इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। अब आते हैं हम हमारे दो वर्ड पे, एक होता है ग्रेविटी, एक होता है ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन? सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन? अब हमें क्या होता है, हमें हर जगह यही लगता है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन क्या है, दोनों सिमिलर है। जैसे ही हमें बोला जाता है ना कि अर्थ जो अट्रैक्ट कर रहा था, हम कहते हैं अच्छा ठीक है ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका एक, और वही हम अगर बोल दे मून के पास भी एक ऐसा फोर्स है जो चीजों को अट्रैक्ट करता है, कुछ चीजों को अट्रैक्ट करता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो मून की ग्रेविटी है या मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है? तो बिल्कुल नहीं। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन दोनों ही वर्ड जो है वो डिफरेंट है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो, न्यूटन ने जब ये चीजें बताई थी कि भाई अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, बाकी सारी चीजों को अट्रैक्ट कर लेती है, उस टाइम पे उन्होंने एक चीज और कही थी। जैसा कि हमने कहा कि न्यूटन जो है हमेशा यूनिवर्स की बात करते हैं, वो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते, वो पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं। ना वो हमारी ना आपकी बात कर रहे हैं, ना आसपास की चीजों की, पूरे यूनिवर्स की बात करेंगे। तो उस यूनिवर्स की बात में उन्होंने ये कहा कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इट कैन बी सेलेस्टियल बॉडीज, इट कैन बी टेरेस्ट्रियल बॉडीज ऑल्सो, सारे ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हम ये कह दें कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसके पास अपनी ग्रेविटी है, उसके पास अपना खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका खुद का ग्रेविटेशन है? तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये दोनों वर्ड जो है बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? माइनर डिफरेंट है, वैसे डिफरेंस है वैसे इनके अंदर। चलो, ग्रेविटी का मतलब होता है इट इज अ फोर्स, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स जो अर्थ लगाता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर। मतलब अर्थ जो किसी चीज को अट्रैक्ट कर लेता है ना, तो उसको हम कहते हैं द ग्रेविटी ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। लेकिन अगर हम बात करेंगे बाकी ऑब्जेक्ट्स की, सपोज मैं बात करूं मेरे इस पेन की और इस रिमोट की, ठीक है, ये जो पेन और रिमोट है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, बट ये इनकी ग्रेविटी नहीं है, ये इनकी ग्रेविटी नहीं। आपको लग रहा होगा अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पास में जुड़ क्यों नहीं जाते, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ये एक आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ा है मैंने आपके लिए, ये आपका होमवर्क है कि आप ढूंढेंगे, अदरवाइज इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी मुझे आप ये बताओ कि अगर इन दोनों की कोई ग्रेविटी है, इन दोनों का ग्रेविटी नहीं है, मतलब ये दोनों अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये इनकी ग्रेविटी होगी? बिल्कुल नहीं। ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ अर्थ की होती है। मतलब अर्थ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बाकी सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है, जिसको हम कहते हैं द ग्रेविटी ऑफ अर्थ या द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। बाकी ग्रेविटेशन का मतलब है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, उसके लिए आता है ग्रेविटेशन। फाइन, तो ग्रेविटी वर्ड किसके लिए आएगा? ओनली फॉर द अर्थ। अर्थ का जो सेंटर है ना, वहां पर सारी चीजें अट्रैक्ट हो जाती है, हर एक चीज अर्थ के सेंटर में जाके अट्रैक्ट हो जाएगी, सेंटर की वजह से अट्रैक्ट होगी। Now gravitation is every object in the universe attracts every other object with a force called the gravitational force. I hope कि अब आपको क्लियर हो गया कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है। ग्रेविटी इज द फोर्स जो कि अर्थ लगाती है सारे ऑब्जेक्ट पे, अर्थ के सेंटर पे हर एक चीज आके क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है उसकी तरफ। और ग्रेविटेशन का मतलब एवरी ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, उसे हम कह देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइन, आई होप कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क मैं छोड़ के जा रही हूं, जिसको आपको सोचना है। क्या है वो? कि वो ये है कि जब सारे ही ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सारी चीजें एक दूसरे के साथ जाके भिड़ जाती है? क्यों नहीं सब एक दूसरे से मिल जाती है? अब सपोज हमने कहा कि एक यहाँ पर है एक कार, ठीक है, यहाँ पर एक कार है और उसी के साथ साथ में एक और दूसरी कार भी है हमारे पास। ये दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस ग्रेविटेशन। ये दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ये इसकी तरफ लगा रही है, ये भी इसकी तरफ लगा रही है। क्या होगा?
दोनों एक दूसरे से जाके मिल जानी चाहिए थी, जुड़ जानी चाहिए थी, दोनों का एक्सीडेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में ये चीज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं कि आपको सोचना नहीं है, बिल्कुल आपको सोचना है कि जब सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं सारी चीजें एक साथ आके मिल जाती है। फिर तो एक बिल्कुल एक कहते हैं ना पूरा बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके पूरी सी बड़ी बिल्डिंग बना देनी चाहिए थी अब तक तो, बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ आप सोचिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।